हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 8 हमने समझ लिया है। चैप्टर नंबर 9 आपका समझाता है अर्बन लिविंगहुड्स के बारे में कि भाई हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो रूरल एरिया हैं, जो फार्मिंग वाले एरिया हैं, जो गाँव वाले एरिया हैं, उनमें क्या क्या उनकी ज़िंदगी चलती है, किस तरीके से उनकी लाइफ चलती है। अब हम बात करते हैं लिविंगहुड्स के, जो अर्बन लिविंगहुड्स हैं, जो आपको कहते हैं ना कि जो लोग अपने गांव को छोड़ के माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में आते हैं। तो अब ये देखते हैं कि जो अर्बन एरिया से होता है उनकी कैसी लाइफ चलती है, राइट। क्योंकि देखो जो लोग तो जो रूरल एरिया से निकल के वहाँ तक आ रहे हैं तो वो भी किसी ना किसी मकसद से आ रहे हैं, राइट। तो जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उनका क्या, राइट। उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से इन रूरल लोगों के ऊपर डिपेंड होती है, राइट। किस तरीके से वो लोग इनके ऊपर से उनके पास इनको वर्कआउट देते हैं या फिर इनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वो लोग इस चीज़ को अट्रैक्ट करके वो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी शहर ले लो आप, दुनिया के अंदर कोई भी शहर ले लो, वहाँ पे एक टिपिकल होगा। सपोज अगर एक बड़ा शहर है, उसके आसपास 12 छोटे छोटे गाँव हैं, कस्बे हैं, तो इतना कंफर्म होगा कि उस 12 शहरों में से जो 18 से 35-40 ईयर का जो यूथ होगा ना, या तो एक टिपिकल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में लग चुका होगा, या सेकंड यूथ होगा जो अपनी पढ़ाई में फुल ध्यान दे रहा होगा और वो फॉरेन कंपनीज या फिर किसी और की कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेगा। तीसरा वर्ग ऐसा होगा जिसका मेन मकसद होगा कि भाई अपने गाँव से निकल के बस शहर में जाके कोई भी नौकरी करनी है। अब वो चाहे नौकरी चाहे कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी, उसको वो टिपिकल जॉब करनी है, राइट। ये कुछ तरीके का पूरा लाइफ लाइन या कह लो कि लिविंगहुड अर्बन एरियाज़ के अंदर डेवलप होता है। ये लोगों का मकसद ये होता है कि किस तरीके से उनके पास से उनका काम करवाया जाए। ओके, दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी चीज़ों को मेजरमेंट किया हुआ, आपको देखो साइड में फोटो, आपको जो साइड में वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 9 लिखा है उसके बाजू में आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, उसका मतलब है हाउकिंग्स। अब हाउकिंग्स जोन वो होता है जिसके अंदर आपको सब्जी मंडी के रूप में या फिर कह लो ठेले के रूप में लोग यहाँ पे आके मतलब अपनी अपनी हर एक चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिटेल में प्रोडक्शन को बेचते हैं और लोगों को मिल जाता है। गांव के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। गांव के अंदर आपको टिपिकल इस टाइप की मार्केट चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि विलेज में क्या होता है कि रोज़ का रोज़ खाना है और वहाँ पे प्योर चीज़ खानी है, समझ रहे हो। गांव के अंदर एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है हमको, क्या मिलता है कि आपको अगर दूध भी पीना हो ना तो दूध भी एकदम प्योर होगा। आपको छाछ पीनी है, बटर मिल्क पीना हो तो वो भी एकदम प्योर होगा। आपको सब्जी खानी है, वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे या फिर उसके 2-3 घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले वो सब्जी को तोड़ा गया होगा, फिर उसको फ्रेश किया गया होगा, फिर उसको काट के उसी को बना दिया सब्जी में। तो वो जो पूरा फ्रेश माल खाने को मिलेगा वो गाँव में मिलता है। अब होता ये है जब अर्बन एरियाज तक पहुंचती है तो उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिक हैं जो अलग अलग बीच में अपना कटिंग रखते हैं, अपनी लिविंगहुड्स को चेंज करते हैं, वहाँ पे उनको पैसे कमाने होते हैं। तो वो लोग उस प्रोडक्ट को यहाँ तक सेफली या फिर इजीली पहुँचने नहीं देते हैं, राइट। वो अलग टॉपिक है पूरा, मैं आपको बाद में बताऊँगा। कभी आगे बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। बता दिया कि मार्केट ऐसी चीज़ें होती है जो हर सिटी के अंदर होती है और मोस्ट ऑफली जब क्राउडेड एरिया होता है, मतलब कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तब वो मोस्ट ऑफली क्राउडेड होता है। जैसे कि अभी जन्माष्टमी गई या फिर कह लो कि ये भी, हाँ, जो जन्माष्टमी गई इंडिया के लिए अभी रिसेंटली जन्माष्टमी गई है अभी, तो उसके अंदर क्या होता है, तो जन्माष्टमी का मेला कर दिया, राइट। तो टिपिकल चीज़ें, दिवाली है तो भाई देखो कोई दिवाली के टाइम में से लोग फ्री होते हैं तो इनडायरेक्टली वो लोग भी निकल के किसी और के घर पे जाता है, कोई और किसी घर पे जाता है, घूमने जाते हैं पब्लिक। तो इस तरीके से वो मार्केट प्लेस को क्रिएट करते हैं और क्राउडेड बन जाता है। आगे बात करते हैं बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन। अब बिजनेस पर्सन कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं कि जो बिजनेस करते हैं और ये किसी के अंडर पे काम नहीं करते हैं। याद रखना, ये लोग किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, ये अपने अंडर पे किसी न किसी लोगों को काम करवाते हैं। किन लोगों को काम करवाएंगे? जो लोग गांव से निकल के शहरों में आते हैं किसी जॉब की तलाश में, ये उनको टारगेट करते हैं। ये उनको बोलते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप यहाँ पे आके हमारे इस शॉप के अंदर ये जॉब करो। अब होता ये है कि उनको गांव के अंदर मिलते हैं 40-50 रुपये, राइट। और सपोज कर लो कि अगर एक दिन के वो टिपिकल सिर्फ 10 रुपये कमा रहा है,
ठीक है, टिपिकल 10 रुपये, और 30 दिन तक वो जॉब करता है, तो अब उसके रोज़ के 10 रुपये के हिसाब से उसको मिल जाएंगे कितने, सिर्फ 300 रुपये के आसपास का पैसा मिलता है, राइट। मुश्किल से मिल जाता है। अब होती सेकेंड पॉइंट कि मुद्दा इस चीज़ का आता है कि अगर उसी काम को करने का शहर के अंदर कोई आपको पैसा डबल दे तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप अपना घर छोड़ के, आपको पूरी की पूरी उस लिवहुड्स को छोड़ के आप कहाँ पे आओगे? आप डायरेक्ट आओगे कहाँ? शहर में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चाहे आपके काम की वैल्यू किसी को हो या ना हो, बट आप पैसे कमाने के लिए तो आप ये रिस्क उठा ही सकते हो, राइट। ये सिंपल सी बात है। अगर किसी इंसान को, अगर जिसको मैंने पहले बताया कि उसको रोज़ के 10 रुपये मिल रहे हैं और 30 दिन तक मिलेंगे तो 300 रुपये बनते हैं। अगर वही काम करने के लिए, या फिर कह लो कि उस जगह पे वो बोल देगा कि भाई तेरे को रोज़ के 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है, वो बोलेगा रोज़ के 50 रुपये मिलेंगे, तो कहाँ पे 300 रुपये और कहाँ पे 1500 रुपये, राइट। तो एक टिपिकल गांव वाले के लिए ये 300 रुपये से 1500 रुपये तक का जंप बहुत बड़ा मार्जिन होता है। उसको दिखता है कि मैं इसके अंदर अपनी ज़िंदगी का बसारा कर सकता हूँ, राइट। इसलिए वो लोग जो बिजनेस पर्सन होते हैं या फिर जो बिजनेस माइंडेड पीपल्स होते हैं वो इनको टारगेट करते हैं, और ये लोग इनके लिए ईजी टारगेट बनते हैं क्योंकि ये लोग जॉब भी उनके लिए कर पाते हैं, राइट। ओके, और उसी तरीके से आपके बुक के अंदर एक बिजनेस स्टोरी दी हुई जिसकी हरमनप्रीत करके एक आपकी बिजनेस वूमेन है, जिसकी टिपिकल स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि वो एक बिजनेस वूमेन है और उसका मेन टारगेट क्या होता है कि वो बाहर से मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब बाहर के मटेरियल को लेके आती है। मुंबई, अहमदाबाद, ये डिफरेंट सिटीज़ से वो मटेरियल्स को मंगाती है और उसको रेडीमेड शॉप, उसकी जो शॉप का नाम है वो ओपन रेडीमेड शॉप, उसने अपनी जो रेडीमेड शॉप को ओपन किया हुआ है, ठीक है। और इस शॉप के अंदर आके उन मटेरियल्स को बेचती है, और कई बार तो फॉरेन कंट्रीज से भी उसने अपना माल को इंपोर्ट करवाया हुआ है। क्लियर? ओके। अब आते टिपिकल जो टर्म मैंने आपको बताया कौन सा, कि शोरूम वाला टर्म, कि बिजनेस पर्सन आर नॉट द एम्प्लॉय बट anyone but they have been employ the number of workers or supervisors and helpers and they get the license from the municipal corporation to open the showrooms। समझ में आया आपको अब कि वो लोग अपने आप से कभी एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो खुद एम्प्लॉय नहीं होते हैं, याद रखना। वो किसी को हायर करते हैं जो उसका वो काम परफेक्टली कर सके और वो उस काम को करने का परफेक्टली वर्कआउट उसको आता हो, राइट। उसका मेन मकसद ये होता है। सेकेंड चीज़ होती है कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शोरूम ओपन करने की परमिट लेके आता है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को परमिट अलाउड करती है तो अपना शोरूम ओपन कर सकता है विद द टैक्सेशन, राइट। क्योंकि उसको कुछ ना कुछ हर साल या हर 6 महीने में या फिर हर महीने उसको कुछ ना कुछ एक फ़ीस वहाँ पे एक ऐसे देनी पड़ती है जिसके अंदर से उसको टिपिकल तब पता चलता रहता है कि ये शॉप आज भी यहाँ पे ओपन है, चाहे उसके अंदर व्यापार हो रहा हो ना हो रहा, वो अलग पॉइंट होता है। क्योंकि जब आपको GST नंबर्स लेना होता है, जब आपको टैक्सेशन भरना होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप अगर शॉप को चला रहे हो, आप शॉप के ओनर्स हो, तो आपने क्या इसका लाइसेंस लिया हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। अगर लाइसेंस लिया हुआ है तो आपको GST नंबर या फिर इनकम टैक्स आपको मिल पाता है। अगर कुछ नहीं है तो कभी ना कभी आप लाइमलाइट में आओगे और GST या फिर इनकम टैक्स की रेट आपको यहाँ पे गारंटी से पड़ेगी। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कि शॉप इन द मार्केट प्लेसेस। अब जो मार्केट शॉप, देखो जहाँ पे मार्केट प्लेस है तो वहाँ पे टिपिकल टाइप की सब कुछ चीज़ें मिलने वाली है। कौन सी मिलने वाली है? तो वहाँ मेडिकल क्लिनिक आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ पे डेंटल क्लिनिक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे क्लोथ्स की दुकान मिल जाएंगी, कपड़े की दुकान मिल जाएगी, मतलब टिपिकल आपको हर चीज़ में आपको मिल जाएगी। इनडायरेक्टली ये कहने का अर्थ है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सिटी के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल हो तो उस मॉल के अंदर आपको सारी की सारी लगभग चीज़ें मिलती होंगी, तो आपको वहाँ मिल जाएंगी। और उसी के आसपास के एरिया के अंदर कहीं पे सब्जी मंडी भी होगी, राइट। तो मतलब इसका मतलब टिपिकल ये चीज़ें होती है, सिनेरियो होता है कि अगर कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ अगर शॉपिंग करने निकलता है तो पहले सब्जी मंडी नहीं जाएगा, पहले वो अर्बन एरियाज़ की तरफ या फिर अमीर इंसान की तरह पहले मॉल में जाएगा, अपनी टिपिकल शॉपिंग को करेगा, अपनी गाड़ी को भर देगा। फिर जब वो निकल रहा होगा तो सिंपल्स का उसके दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ तक आया हूँ तो लाना एक सब्जी मंडी में एक राउंड मार लेता हूँ, कुछ सब्जियाँ लेके निकल जाता हूँ जो ज़रूरत पड़ेगी।
तो उस प्रकार से वो राउंड भी मार लेता है और सब्जियां भी ले लेता है। तो एक ही चक्कर के अंदर वो अपने ज़िंदगी के 2 काम या फिर कह लो कि वो 2 काम पूरे करके आ जाता है। और ये होता है एक कह ना एक अर्बन एरियाज़ के अंदर ये नियम लागू हो जाता है कि वो हर एक चीज़ को लेके वर्कआउट नहीं करता है, फिर हर एक चीज़ को लेके वो घूम फिर नहीं करता है, वो अपने एक ही चीज़ को साथ में लेके निकल जाता है, राइट। ओके, आगे होता है फैक्ट्रीज एरिया। अब फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया और सेल्स पर्सन और मार्केटिंग मैनेजर, ये मैं आपको एक टर्म में एक साथ समझा दूंगा। ये है कि अगर आप कोई फैक्ट्री एरिया लगाते हो, मतलब एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर सारी की सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? कपड़े बनाना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, उस प्रोडक्शन को शांति से लोगों तक पहुंचाना। लोगों तक जो पहुंचता है, तो अब टिपिकल क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि सर अगर फैक्ट्री एरिया है तो उस फैक्ट्री एरिया के अंदर लोग काम करने के लिए कहाँ से लाएंगे हम लोग? क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको कपड़े की दुकान चलानी है तो अगर आपको सुपरवाइज़र चाहिए या फिर आपको हेल्पर चाहिए कि जो आपकी शॉप के अंदर बैठ के कपड़े बेचे, तो आपको कितने कपड़े बेचने वाले चाहिए होंगे? मैक्स टू मैक्स 4, मैक्स टू मैक्स 5। मैं बोलता हूँ कि बड़ी दुकान है चलो, तो आपको 10 लोग चाहिए, क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ के लिख के आए होंगे। आलतू फालतू लोगों को तो आप ले लोगे नहीं, राइट। तो आपको भी वो लोग कुछ ऐसे, उनके पास कुछ तो दिमाग होगा सेल्स का, तो आप उनको रखोगे, राइट। कि उनको ये जिसकी नॉलेज है कि भाई इस ऑडियंस को या फिर इस इंसान को या इस ऑडियंस या फिर जो इस एज के क्राइटेरिया पीपल्स हैं उनको ये कपड़े दिखाने हैं, इससे ये एज के लोग आते हैं इनको ये कैटेगरी दिखानी है, इनको ये सूटेबल है, इनको ये सूटेबल है। अगर वो इंसान ने सबसे ख़राब कपड़ा भी पहना हो तो भी आपको याद रखना, सेल्समैन यही बोलेगा क्या बात है, बहुत मस्त लगा सर आपको, सर आपको बहुत मस्त लगा सर, आपको शाहरुख खान लग रहे हो, आपको ये तक बोल देगा वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे डिपार्टमेंट से या फिर मेरे स्टोर से अगर सबसे ख़राब क्लोथ भी अगर मेरे निकल जाता है ना, तो उसके दिमाग से एक वर्कलोड कम हो जाएगा, राइट। और आपके दिमाग में लाइफ टाइमिंग करता रहेगा कि साला मैंने क्या कपड़े खरीदे, राइट। तो ये होता है, बट ये पॉइंट अलग है। अब पॉइंट आता है कि अगर ये सब तो कपड़े के फैक्ट्री के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये मॉल की बात होगी। अब आपको फैक्ट्री के अंदर लेबर्स चाहिए, उसके लिए हर सिटी के अंदर एक लेबर चौक होता है। क्या होता है? लेबर्स चौक। अब वो लेबर चौक पता क्या होता है? वहाँ पे लेबर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब लोग वहाँ बैठते हैं। कोई आया है, उसने बोला कि मैं आपको मेरे ट्रक से आपको सारा सामान निकालना है और मैं आपको 1 घंटे का पे आउट दूंगा 100 रुपये, तो मेरा काम करो चलो। तो उनको लगता है कि नहीं 100 की जगह 150 होनी चाहिए, तो वहाँ पे नेगोशिएट होता है। अगर उनको लगता है कि नहीं है, सही है, आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर लेता है और उनको लेके जाता है और सारा सामान उतरवा लेता है और उतारने के बाद उनको छोड़ देता है, उनको पैसे दे देता है। तो ये होते हैं जो डेली वर्कआउट करते हैं, ये लेबर चौक में आपको मिल जाते हैं। और यही लोग होते हैं जो कहीं पे भी परमानेंट नहीं होते हैं। याद रखना, ये लोग कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। क्लियर? ओके। आगे आता है आपका सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन कौन से होते हैं? सेल्स पर्सन वो होते हैं कि जिनका काम होता है कि डिफरेंट शॉपकीपर के पास से जाके अपने ऑर्डर्स के पेमेंट्स को लेना और उनके ऑर्डर्स को और आगे डबल करवा के उनको और समझ में आए, उनको और कहते हैं कि नए प्रोडक्ट से उनको मिलवाना, जिससे कि मार्केट के अंदर वो उन चीज़ों की हाइप क्रिएट कर पाए और वो हाइप क्रिएट करने के बाद वो अच्छे से उसमें से अपना टर्नओवर कर सकता है, राइट। उसे हम कहते हैं सेल्स पर्सन। फिर आपको आता है मार्केटिंग मैनेजर। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो एक प्रोडक्ट को या तो बना सकता है या एक प्रोडक्ट को बना बनाया प्रोडक्ट को बिगाड़ सकता है, राइट। हमने कई बार देखा होता है कि अगर एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसने एक थम्स अप की बोतल को उठा के साइड में रख दिया था और पानी की बोतल के सामने उसने हाथ शेक किया था कि पानी पियो, कोका कोला मत पियो, फिर थम्स अप मत पियो। अगले दिन कोका कोला थम्स अप के 70% शेयर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने सिर्फ इतना किया। अगर उस दिन उस इंसान ने या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस दिन सिर्फ उस बोतल को खोल के कोका कोला को पी लिया होता तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे शेयर का प्राइस डबल हो जाता। क्यों? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस कोका कोला को पिया है भाई, राइट। तो ये होता है एक टाइप का मार्केटिंग मैनेजिंग टाइप, राइट। लोग ये इस तरीके से यूज़ करते हैं।
क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जब किसी भी बड़े इंसान की कॉन्फ्रेंस होती है, कोई बड़े इंसान का इंटरव्यू होता है, जब किसी बड़े इंसान से मिलने वाले होते हो, या फिर किसी बड़े इंसान का कोई भी ऐसी जगह पे उसका कुछ चीज़ें चल रही है, इवेंट चल रहा है, तो वहाँ पे ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं, जो ब्रांड्स होती है, वो सोचती है कि हमें किसी भी तरीके से हमारे प्रोडक्ट को इस इंसान के साथ अटैच करके पब्लिक के दिमाग में डाल देना है। और होता भी वही है कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पब्लिक को बनाने के लिए वो लोग किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सेलिब्रिटी के साथ चिपका के आपको दे देते हैं, और आप उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई चलो होगा, अच्छी बात है, चलो जाने दो, राइट। तो इस तरीके से मार्केटिंग मैनेजर वर्कआउट करते हैं। और याद रखना, ये लोग होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, जिसके अंदर इनको अगर कोई प्रोडक्ट फेल प्रोडक्ट है, आपको पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट फेल प्रोडक्ट है, पर आपके पास मार्केटिंग मैनेजर बहुत अच्छा होगा ना, तो आप उस फेल प्रोडक्ट को चेंज करोगे, उसके अंदर वर्कआउट करवाओगे, उसमें कुछ चीज़ों का इंक्रीमेंट सब कुछ चेंज कराओगे, वो चलता रहेगा। ये मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से सालों पहले एक कंपनी जिसका नाम था मैगी बनती है 2 मिनट्स में, आप सबको पता है। आज से सालों पहले एक सिचुएशन ऐसी आई थी जिसके अंदर मैगी के अंदर नीडल्स होते हैं ना, जिसके अंदर जो आपका पेंसिल की नीड होती है, उसकी डिमांड मिली थी। मतलब कि जब उसको किसी ने चेक करवाया ना, उसको उनको जानने को मिला कि भाई इसके अंदर इस टाइप का पदार्थ मिलता है, तो रातों रात मैगी के सारे आउटलेट्स कह लो, मैगी बॉयकॉट, मैगी के सारे जो जितने भी लोग के पास घर में मैगी थी वो मैगी को बाहर फेंक रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बट उनके पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटिंग मैनेजर था। उस इंसान ने 6 महीने तक टीवी के अंदर एड्स को कंटिन्यू रखा। क्या आज भी देखो आप, जैसे कि कोई भी अगर इंसिडेंस होता है, तो अगर सपोज कि अभी कोई ऐसा रिसेंटली हुआ था कि जब किसी ब्रांड ने किसी एक सेलिब्रिटी को बॉयकॉट करने के लिए उसको बोल दिया था कि आप अब इस ब्रांड का हिस्सा नहीं रहेंगे, आपको ये ब्रांड छोड़नी पड़ेगी और हम लोग टीवी एडवर्टाइज भी बंद कर देंगे। वो था अक्षय कुमार वाला, अगर आपको पता हो तो। अक्षय कुमार की नई एडवर्टाइज आई थी वीमल वाली, आपको पता हो तो, राइट, वो जो आपको पता हो, मैंने ये सुबह केसरी वाला, राइट। तो इसके अंदर अक्षय कुमार का तो आ गया रोल। अब होता ये है कि अक्षय कुमार जब इस चीज़ को एडवर्टाइज को शूट आउट करता होता है, जब शूट कर रहा होता है, तब तक सबको पता नहीं होता है। जब उसको रिलीज़ किया जाता है, वो रिलीज़ करने के बाद उसकी 2-3 मूवीज़ के अंदर बॉयकॉटेशन सिस्टम चलता है। उसको समझ में आ जाता है कि भाई सोशल मीडिया उसको बॉयकॉट करने के फिराक में है और वो अपनी इमेज को वॉश आउट करवा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। तब वो ये करता है कि उस एडवर्टाइज को छोड़ देता है और उस एडवर्टाइज से जितने पैसे मिले होते हैं वो भी उसको वापस दे देता है और वो एडवर्टाइज बंद करवा देता है। अब ये चीज़ मैगी ने नहीं की थी। मैगी को पता था कि चाहे हम लोगों ने कुछ भी किया है, चाहे हमारे साथ ये प्रोडक्ट में मिला है, पर हमारे 99 प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारे 99% हमारी मैगी अच्छी है। अगर कुछ टिपिकल कुछ में अंदर कुछ पैकेट के अंदर अगर ये चीज़ें मिलती है, उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की सारी मैगी ख़राब हो गई है, राइट। तो वो प्रूफ करने के लिए वो 6 महीने कंटिन्यू एड्स को करते हैं। इनफैक्ट उन 6 महीनों के अंदर लोगों ने मैगी को डबल मार्केटिंग के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में एक बूम दिया, राइट। पब्लिक ने उनको इस हद तक उनको कन्विंस कर लिया था कि हम लोग 6 महीने में कम बैक करेंगे और हम लोग फोर्सफुली कम बैक करेंगे और हमारा कम बैक ऐसा होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, हमारा कम बैक ऐसा होगा। तो ये पूरा दिमाग उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटिंग मैनेजर का था, जिसने पूरा का पूरा कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी की पूरी इनकम, क्यों, उसको पता था कि मैं एकदम ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसने एक चीज़ सोच ली थी कि मैं इस कंपनी के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा पर अपने प्रोडक्ट को फेल होने दूंगा नहीं। और उस इंसान ने वही किया कि अपनी जी जान लगाती, उस प्रोडक्ट को फेल नहीं होने दिया, उस प्रोडक्ट की डिमांड्स को इतना बढ़ा दिया कि आज भी मैगी नंबर 1 ब्रांड के रूप में यूज़ की जाती है, खाई जाती है, लोगों के बीच में इतनी लोकप्रिय है। क्यों, आप किसी भी जगह चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप कहीं पे जाके ये नहीं बोलोगे हमको नूडल्स चाहिए, चाहे वो इंसान कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो मैगी बनाने के टाइम पे, राइट, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा हो, बट आप वहाँ जाके क्या बोलोगे, भाई मैगी बनाइयो, भाई बटर मैगी मंगाइयो, भाई मसाला मैगी बनाइयो, भाई सैंडविच मैगी बनाइयो, भाई मैगी बनाइयो, भाई सिंपल मैगी बनाइयो। तो ये क्या है,
एक दिमाग के अंदर आपको एक चीज़ डाल दी है। अब मैगी के ब्रांड के अंदर भी अलग अलग मैगीज आती है, जैसे कि अपने ये जो रामदेव बाबा वाली मैगी है, पतंजलि मैगी, वो भी आती है। फिर आपकी yippee मैगी आती है। फिर ऐसे अलग अलग 2-3 ब्रांड्स हैं और लोकल ब्रांड्स हैं, उनकी मैगी आती है। बट आप बोलते क्या हो? अब वहाँ जाके ये नहीं बोलो कि मुझको yippee दो या पतंजलि दो। अब यहाँ में वहाँ जाके यही बोलोगे कि पतंजलि की मैगी देना, राइट? तो मैगी वर्ड तो आ गया। अब वहाँ जाके बोलोगे yippee मैगी दो, तो मैगी शब्द तो आ गया, राइट? तो कंपनी ने टारगेट किया था कि भाई मैगी वर्ड को पकड़ के रखो। मैगी वर्ड अगर पकड़ के हमारे पास रहेगा ना, तो उस चीज़ को लेके पूरे के पूरे लोग उसमें डाइवर्ट होंगे और वही करेंगे। तो इसलिए कहता है कि मार्केटिंग मैनेजर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, राइट? अर्बन लाइफ या रूरल लाइफ हमेशा डिफ्रेंशिएट होती है, आप सबको बता दिया मैंने। दूसरी कि अर्बन लाइफ के अंदर जो नॉर्मल वर्कर होते हैं वो लोग रिक्शा चलाते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं मोस्ट ऑफली, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं, अपने खुद की शॉप के अंदर होते हैं और ये किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपने एज ए एम्प्लॉयर काम करवाते हैं, ठीक है? ओके, बाकी सब चीज़ें मैं आपको पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं। और याद रखो बताया मैंने किस तरीके से कि सिटी के अंदर एक चीज़ का कंफर्म होता है, अगर कोई वर्क इन ऑफिसर है, ठीक है? दूसरा किसी फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है जब तक फैक्ट्री बंद नहीं होती तब तक, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है। तो ये सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो परमानेंट होते हैं, बाकी सब तो एम्प्लॉइज़ हैं, याद रखना। बाकी सबका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उठ सकते हैं, कभी ख़त्म हो सकते हैं, राइट? तो सबका भरोसा करने का नहीं, ठीक है? बिग सिटीज़ के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलती है वो होता है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर का इतना काम होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास से एक ऑर्डर पे आउट्स लेता है। किसी अगर अमेज़न कंपनी है, उसके पास खुद के पास कॉल सेंटर्स नहीं है, सपोज के अमेज़न छोड़ दो, कोई भी XYZ कंपनी है जिसके पास अपना खुद का कॉल सेंटर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी कॉल सेंटर्स की पूरी टीम को हायर कर लेगा और उनको बोलेगा कि भाई मैं हर एक इंसान को 10,000 रुपये दूंगा और उन 10,000 के ऊपर जितने भी आप लोग लेके आते हो, ठीक है, उन सब के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर मैं आपको उनके पैसे दूंगा, राइट? तो टिपिकल उनकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग लेने के बाद उनको समझाया जाता है कौन कौन सा प्रोडक्ट में क्या क्या फेलियर्स होते हैं, किस तरीके से वो वर्कआउट कर सकते हैं। ये सारी टिपिकल चीज़ें को समझाई जाती है और वो कॉल सेंटर चलता है और वहाँ पे वो 10,000 या 8,000 में जॉब काम करते हैं और जॉब सिंपल सी जॉब करते हैं, ज़्यादा कुछ ना, टिपिकल जॉब नहीं होती वो, राइट? बट कॉल सेंटर्स हमेशा याद रखना अर्बन एरियाज़ के अंदर एक टाइप का बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लेस होता है, राइट? और अलग अलग मार्केटिंग होते हैं। अब तो ईमेल भी हो गए, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी होती है, फेसबुक मार्केटिंग होती है, यूट्यूब मार्केटिंग होती है, राइट? तो डिफरेंट अब मार्केटिंग हो चुकी है। अब ये कॉल सेंटर वाला धंधा है ना, बहुत पहले से बंद होता जा रहा है धीरे धीरे। अब क्यों? अब उनको लोगों समझ में आता जा रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारे एप्लीकेशन आप भी यूज़ करते होंगे जिसका यूज़ ऐसे किया जाता है कि भाई आप जैसे ही अपने फ़ोन को के अंदर किसी की रिंग बजती है, आपको उसका नाम दिख जाता है, चाहे वो अननोन कॉलर भी क्यों ना हो, बस आपके अंदर वो टिपिकल ऐप होनी चाहिए, राइट? ओके, अब आता है वेंडर्स के बारे में। तो वेंडर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं कि जो सेल्स करते हैं, राइट? जिनका काम क्या होता है, सेलिंग करना। तो और वो डेली के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और डेली प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। आप किसी भी मेले के अंदर चले जाओ, जितने मेले के अंदर आउटडोर्स के अंदर जितनी भी शॉप्स लगी होती है ना, वो वेंडर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं कि जो उनका डेली टू डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। पानी की बोतल बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, तम्बाकू प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, टिपिकल चीज़ों को बेच रहे हैं, ऐसी चीज़ों को बेच रहे हैं जो वहाँ पे आपको चाहिए नीड के रूप में आपको ऑन द स्पॉट चाहिए, आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। बिजनेस पर्सन होते हैं वो हमेशा याद रखना अपने बिजनेस के अंदर ही इंगेज रहते हैं। एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी के लिए काम करते हैं हमेशा। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं। जो लेबर चौक होते हैं वहाँ पर आपको लेबर्स मिल जाते हैं। सेंटर्स का मैंने बताया, कॉल सेंटर्स को डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन दैट बी आस्क्ड बाय द कस्टमर्स, वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वे जो हॉकर्स होते हैं, मैं आपको बता दिया कौन से होते हैं। जो सब्जी मंडी होती है उसको हॉकर्स कहा जाता है। तो ये होता है टिपिकल आपका अर्बन एरिया, फिर अर्बन सिविलाइजेशंस आपको इस रूप में देखने को मिलती है। यहाँ था आपका सिविक्स का लास्ट चैप्टर। यहाँ पे आपका क्लास 6 की सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों बुक्स कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का फर्स्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों तक टेलीग्राम ग्रुप
और 6 क्लास की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स की पूरी प्लेलिस्ट आप उन तक शेयर कीजिए। एक और चीज़, और डिस्क्रिप्शन में आपको है ना हर एक वीडियो के नीचे ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, राइट। तो इस पूरी पीडीएफ को अपने पास सेव करके लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ कि भाई इस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। लोगों को बताइए कि इस तरीके से उनको आप टॉपिक को आपको समझ के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना सिलेबस कवर अप करते जा रहे हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।